आत्मविश्वास आपको हो रहा है, तो रियली हम सब का ये प्रयास है। और मैं जिन लोगों को मैंने अच्छी तरह सुना है, काफ़ी लोग मेरे संपर्क में हैं, तो रियली हम लोग अपनी भरसक कोशिश कर रहे हैं और आपके दिशा निर्देशन में ये पूरी क्षमता से हम आपकी जो आशा है, जैसी आपकी अपेक्षा है, उस पे खरा उतरने की पूरी भरसक कोशिश करेंगे। और वो बोधि सत्य बाबा साहब की धम्म क्रांति में ये ध्यान का एक नया अध्याय जोड़ के भगवान बुद्ध का जो विचारधारा है और उनकी जो शिक्षाएं हैं, वो जरूर प्रचार प्रसार में हम जुटेंगे, ऐसी हम लोगों की आशा है। और यही मैं खुद अपने निजी तौर पर प्रयास कर रहा हूँ। बाकी जो साथी हमारे संपर्क में, उनके लिए भी कोशिश जितना हमारे पास ज्ञान है, जो उचित समझता हूँ, वो उनका भी मार्गदर्शन मैं भी करूँगा। और आपसे सीख के जो हमें कमी है, वो आपके निर्देशन में हम उनको पूर्णतः ठीक करने की पूरी क्षमता से कोशिश करेंगे। और बहुत मतलब खासियत ये है कि आपकी बहुत ध्यान भी बहुत डिफरेंट वे में आपसे सीखने को मिला है। तो जो कन्वेंशनल हमने और लंबे समय से जो करते आ रहे थे, उसमें रियली बहुत एक डिफरेंट वे हमें मिला है। और कुछ लोगों तक हमने पहुंचाया है, तो वो लोग बहुत खुशी आनंदित होके उसको करने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो अभी तो ब्रीफ में मेरा यही आपको भी आश्वासन है कि जो अपेक्षा है आपको, हम पूरी क्षमता से उसमें खरे उतरने की कोशिश करेंगे। और बहुत अभी तक का बहुत अच्छा अनुभव रहा है। और कोशिश यही है कि आपकी जो बार बार मैं खुद जो करता हूँ, वही सभी साथियों को भी यही मेरी सलाह रहेगी कि बार बार जो भी ऑडियो या वीडियो पड़ी हुई है आपकी ध्यान से संबंधित, उनको बार बार फ्रीक्वेंटली सुने और बैठ के उसकी कमेंट्री में हम खुद ध्यान करें, तो हमारा अच्छा मार्गदर्शन होगा। वो बहुत अच्छा एक हमारे लिए अभिलेख है और बहुत प्रमाणिक वीडियो या ऑडियो हैं। तो मेरा अपना अनुभव ये है। बाकी मैं यही सभी अपने साथियों से यही कहना चाहूँगा और इसी के साथ अपनी वाणी विराम दूंगा और पूरा आश्वासित करूंगा। और इसी के साथ आपके लिए मेरी शुभेच्छाएं। आप ऐसे ही बने रहें, ऐसे स्वस्थ, निरोगी और आनंदित रहें और दीर्घायु हों। हम सब जैसे अज्ञानियों का मार्गदर्शन करते रहें। इन्हीं शुभेच्छाओं के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय। थैंक यू उदय जी। सर, मेरी एक रिक्वेस्ट थी। हाँ, सर बोलिए। जय श्री ताई। मेरी रिक्वेस्ट है सर कि आपने जो भी आप ध्यान लेते हो, तो वो सब ऑडियो है, वो मोबाइल में है, लेकिन वो कभी भी जा सकते हैं। तो आप हमें ये लिखित दे सकते हो क्या सर? तो ये कभी भी जाएंगे नहीं, क्योंकि हमने जो चैनल बनाया है वो हमेशा बना रहेगा। आपके यूट्यूब से जा सकते हैं, लेकिन जो लिंक जो है हमारे चैनल की, उस चैनल में जाके आप कोई भी वीडियो सुन सकते हैं। तो आपके हाँ तो, सुन तो सकते हैं सर। हाँ, पर हम लोगों को अगर किसी को सिखाना है, तो इतने तो हमारे ध्यान में पूरे रहेंगे नहीं। तो लिखित रहा तो हम वो देख के दूसरों को बोल सकते हैं, सिखा सकते हैं, या पढ़ने उनको भी कॉपीज करके दे सकते हैं। नहीं, इसको कॉपीज करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसको रिकॉर्ड करना ही बड़ा मुश्किल है। ठीक है, इससे अच्छा जयश्री दाई आप ये करिए कि जो हमारी यूट्यूब की लिंक जो है, यूट्यूब का जो हमारा चैनल है, उसको आप आपके मित्रों को सब्सक्राइब करने के लिए और बेल आइकॉन जो होता है ना, बेल आइकॉन, वो दबाने के लिए बोलिए। तो उससे क्या होगा कि वो चैनल उसके पास में हमेशा रहेगा, और जैसे वो बेल आइकन दबाएगा तो उसके बाद में जो भी अपडेट्स आते रहेंगे, तो ऑटोमेटिक उसके यूट्यूब में यूट्यूब के उसमें आते जाते रहेंगे। उसको बार बार ना डिलीट करने की जरूरत है, ना आपको भेजने की जरूरत है, सिर्फ उसको आपको समझाने की जरूरत है कि उनको क्या करना है। तो उसका इंस्ट्रक्शन हम एक फॉर्मेट बना के फिर से कल भेज देते हैं कि आपके जो भी मित्र को आपको ये यूट्यूब चैनल का एक तो सब्सक्राइब करने के लिए बोलना है पर्सनली। अच्छा। हाँ, और उसमें एक बेल आइकन आता है, बेल जैसा एक सिंबल होता है, देखा होगा आपने। ठीक है ना? हाँ।
हाँ, हाँ। तो दोनों चीजों पे क्लिक करने के लिए बोलिए, फिर आपका काम खत्म। अच्छा, हाँ, फिर आपका काम ठीक खत्म। है। और ऑटोमेटिक उसके यूट्यूब चैनल में वो चीज उसको जब भी चाहे वो देख सकती है। और वीडियो अगर इसमें से निकल भी जाते हैं व्हाट्सएप में से, फिर भी वो यूट्यूब चैनल में हमेशा रहेंगे। अच्छा, हाँ, ठीक है हाँ, सर। और एक उसका हम लिस्ट भी बना लेंगे कि कौन से टॉपिक पे वीडियोस बने हैं, उसका एक लिस्ट बना लेंगे। अच्छा, ठीक ठीक है है ना, सर। कि इस टॉपिक हाँ। पे हमारे वीडियो बने हुए हैं, जैसे कि आनापानसति है, मैत्री भावना है, या हम्म, कायानुपश्यना है, वेदनानुपश्यना है ना। हम्म, तो उसकी हम लिस्ट बना लेंगे ताकि आप लोगों को दे सकते हैं, आपके मित्रों को, कि भाई इतने टॉपिक के ऊपर इस यूट्यूब चैनल में आपको जानकारी मिलेगी, है ना। हाँ सर, हाँ, ठीक है। और आप इसको सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन दबाइए, तो आपके पास में वो हमेशा आपके यूट्यूब चैनल में आप उसको कभी भी देख सकते हैं। हाँ, ठीक है ना। ठीक है। हाँ। सर और मैं और बोलूँ क्या और हाँ, मेरे ग्रुप का एक सवाल था सर, हाँ, हाँ, कि पूछिए। ये जो अपने मेडिटेशंस है तो 20 या 25 मिनट के ही है, तो हाँ, हाँ। उनको एक 40 मिनट का मेडिटेशन हो, ऐसा मेडिटेशन चाहिए। कितने मिनट का? 40 मिनट का या 45 मिनट का हो। हाँ, 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 ठीक है। नहीं, ऐसे तो बहुत सारे मेडिटेशन है कि जो 1-1 घंटा या 45, 40, 50 मिनट तक लिए गए हैं। हाँ, हाँ। हाँ, लेकिन हमारा प्रयास ये है कि जितना कम ड्यूरेशन का मेडिटेशन होगा, उतना लोगों को करने में सरलता होगी। और आप लोगों के लिए जो लॉन्ग मेडिटेशन है, उसके लिए हम अलग से कोर्स भी चलाएंगे, जिसमें आप अच्छा। लोगों का एक आधे घंटे का या 45-40 मिनट का हम मेडिटेशन ले, ताकि वो आपको मेडिटेशन ज़्यादा उपयोगी होगा। अगर आप हाँ मेडिटेशन का सर। ड्यूरेशन देखोगे जो मेरे पास रिकॉर्ड में है, तो 40 से 50 मिनट के बीच में ही है। बहुत कम मेडिटेशन है कि जो 30 मिनट के, 20 मिनट के मेडिटेशन हमने बनाए हैं। बाकी तो हमारे मेडिटेशन मुझे लगता है कि 40 या 45 मिनट के ही है। देख हाँ लीजिएगा। सर, हाँ, वो 6 ध्यानांग हो गए, हाँ, हाँ, सप्तबोधांग हो गई, वो बड़े हैं। हाँ, 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 वो बड़े। हाँ, हाँ। हाँ, आनापान जिस पे आपको चाहिए उसको आप लिस्ट डाउन करिए, कौन से मेडिटेशन पे आपको 45-40 मिनट का चाहिए। हाँ सर। तो आने वाले और समय सर, में, हाँ, आनापानसति और मेत्ता भावना एक साथ कर सकते हैं? एक साथ मतलब एक के बाद दूसरा कर सकते हैं, मिक्स नहीं कर सकते हैं। हाँ, हाँ। हाँ, अच्छा क्वेश्चन है जयश्री दाई का। मुझे लगता है कि सभी के लिए ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो सकता है कि क्या आनापानसति और मैत्री भावना एक साथ में या मिक्स, या बीच में ये छोड़ के वो करें। काफी कभी हमारा मन आनापानसति में हम शुरू करते हैं और मैत्री भावना स्टार्ट हो जाती है या मैत्री भावना करते हैं आनापानसति स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए शुरुआत में आप देखिएगा कि आपका मन आपको क्या बता रहा है। पहली बात, अगर आप बहुत ही चंचल हो, आपका मन डिस्ट्रैक्ट है, आप बहुत ही ऐसे इसमें हो, तनाव में हो, तो हमने आनापानसति ध्यान करना चाहिए। अगर आप शांत हो, सुख का एहसास है, तो आपने मैत्री भावना ध्यान करना चाहिए। या आपको समय के हिसाब से भी उसको आप तय कर सकते हैं कि मैंने सुबह आनापानसति करना चाहिए या मैंने शाम को मैत्री भावना करनी चाहिए। जो समय, जिस ध्यान के लिए आपका पसंद की समय है और आपका भाव उस जगह पे वो दिखाई दे रहा है, तो उस प्रकार का ही आप ध्यान करिए। ठीक है। अभी दूसरी बात रही कि क्या एक साथ में दो ध्यान कर सकते हैं क्या? एक साथ में नहीं कर सकते, लेकिन एक के बाद दूसरा कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास में 1 घंटा है सुबह और आप 2 प्रकार के ध्यान करना चाहते हैं, तो आप एक तो पहले आनापानसति करिए या मैत्री भावना करिए 20-25 मिनट का, और थोड़ा बीच में ब्रेक दीजिए ताकि पहले ध्यान का जो अनुभव है भीतर जाने दीजिए। डायरेक्ट आप दूसरे ध्यान में जाओगे तो फिर उसका ज्यादा आपको अनुभव नहीं होगा। थोड़ा 5 मिनट का ब्रेक दीजिए या जस्ट सिटिंग करिए या थोड़ा रिलैक्स हो जाइए, और फिर बाद में तुरंत आप दूसरा मेडिटेशन शुरुआत कर सकते हैं। तो इस प्रकार से एक समय में जो समय आपने आपके लिए पसंद किया है, 1 घंटा सुबह का या शाम का, तो उसमें आप 2 प्रकार का मेडिटेशन कर सकते हैं। लेकिन इस तरह से
या हो सकता है कि आनापानसति करने के बाद, मैत्री भावना करने के बाद आप बुद्धानुस्मृति करने की इच्छा रखते हो, तो आप बुद्धानुस्मृति भी कर सकते हैं। लेकिन आप आपके शेड्यूल में देखिए कि आपको सप्ताह में कौन से ध्यान फ्रिक्वेंटली करने हैं, या कौन से ध्यान से आपकी जो कुशलता है, या ज़्यादा आप वीक है, जैसे कि आनापानसति में वीक है, तो एक हफ्ता पूरा आनापानसति करिए। अगर आपको लग रहा है कि आप आनापानसति में बहुत वीक हो, मतलब बाकी मेडिटेशन से ज़्यादा आप आनापानसति में वीक हो, तो पूरा 15 दिन आनापानसति करिए। और करिए मतलब उसके साथ में समझने का प्रयास करिए, लिख के रखिए, फिर ढूंढिए कि कहाँ पे मेरा मन डिस्ट्रैक्ट होता है। हाँ, और पूरी तरह से उसकी एक अपनी जो अहमियत है, उसका इम्पोर्टेंट है आपके पूरे आध्यात्मिक जीवन में या पूरे ध्यान के जीवन में, वो कितना महत्वपूर्ण है। कभी कभी क्या होता है कि हम उसकी जो महत्ता समझते नहीं, हम ध्यान करते रहते हैं, और आधा घंटे में कभी कभी हमें आनापानसति का श्वास भी समझ में नहीं आता है, फिर भी आनापानसति हो जाती है हमारी। तो ऐसा मत करिए। अगर अभी तक किया है तो एक पैटर्न हमारा बिगिनिंग पैटर्न है, लेकिन अभी हम बिगिनिंग से एडवांस की तरफ जा रहे हैं, इतना ध्यान रखिए। बिगिनिंग पैटर्न को ही आप कंटिन्यू रखोगे तो हम हमेशा बच्चे रहेंगे, हमेशा हम वही गाड़ी चलाते रहेंगे कि जो बच्चे चलाते हैं। अभी हमें 4 व्हीलर चलानी है और एरोप्लेन भी चलाना है। ठीक है ना? तो 4 व्हीलर चलानी है तो फिर वो गाड़ी चलाने से तो वो 4 व्हीलर चलेगी नहीं, वो छोड़ना पड़ेगा 4 व्हीलर, है ना? थोड़ा वो पैटर्न चेंज करना पड़ेगा, वहां पे चैलेंज देना पड़ेगा। ठीक है कि भाई मैंने किया है, अभी थोड़ा इसको थोड़ा ऐसा भी करके देखते हैं। करना तो वही है ना? रास्ता तो दूसरा नहीं है कि हम किसी ईश्वर की आराधना कर रहे हैं या फिर और कुछ कर रहे हैं, ऐसा तो होने वाला नहीं है। ठीक है, हम तो वही करेंगे कि जो हमें सच्चाई दिखाई देती है या समझ में आता है। हाँ, तो उस प्रकार से आप आपके ध्यान को चैलेंज दीजिए और एक साथ में 15 दिन आप आनापानसति करिए, 15 दिन मैत्री भावना करिए, 15 दिन बुद्ध अनुस्मृति करिए, और बाद में फिर आप आपके जो समय है, आपका इंटरेस्ट है, आपका स्वभाव है कि आप ज़्यादा श्रद्धावान हो क्या, तो ज़्यादा श्रद्धावान आप सुबह रहते हो या शाम को रहते हो, तो उस हिसाब से आप आपकी मैत्री भावना को आप करिए या बुद्धानुस्मृति करिए, ताकि आपकी पूजा के साथ अगर बुद्धानुस्मृति करते हैं तो उसमें आपकी श्रद्धा और डिवोशन और ज़्यादा बढ़ सकती है। आपका पहले का अनुभव उससे भी काफ़ी अच्छा अनुभव आपको आ सकता है। तो ये सजेशन है, और इसलिए सभी के लिए भी ये स्पष्टता रखिए कि आपको मिक्स नहीं करना है। थोड़ी देर में आनापानसति, थोड़ी देर में मैत्री भावना, इससे ना आपका आनापानसति सही होगा ना मैत्री भावना सही होगा। जो भी आपकी अस्पष्टता है, जो भी आपका समय का कमिटमेंट है और या आपकी अस्पष्टता है, उसको पहचानिए। ये कभी कभी क्या होता है कि हमें ध्यान की अस्पष्टता होती है, इसलिए हम कुछ भी कर लेते हैं और हम कहते हैं कि मैं ध्यान कर लिया है। तो अस्पष्टता रहने से ही हम ऐसा करते हैं, लेकिन अभी हम और थोड़े स्पष्ट होते जाना है कि भाई कुछ मिसिंग है और कुछ हमें आगे बढ़ना है। तो वही चीज़ आपको आगे जाने के लिए मदद करेगी। ठीक है, जय श्री ताई। और मुझे लगता है कि सभी के लिए एक प्रश्न इम्पोर्टेंट था। थैंक यू। जय भीम सर। नमो। यस लोकेशनी। जय भीम सर, मेरी आवाज आ रही क्या? बिल्कुल आवाज आ रही है, आपका चेहरा भी दिख रहा है, आपकी आवाज भी। आज वीडियो चालू रखी हूँ मैंने। सर मैं बोल रही थी कि मैं ध्यान करती हूँ आपके वीडियो लगा के, ऑडियो वीडियो। तो सर उसमें ना बारीकी सी आवाज आती है ध्यान करते टाइम, नहीं क्या? तो नेक्स्ट जो भी वीडियो बनाओ ना, वो थोड़ा सा रिकॉर्डिंग के टाइम, नहीं क्या? हेलो, बोलिए बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। हाँ, तो वो सर थोड़ा रिकॉर्डिंग के टाइम आप दीप जी को बोलिए कि थोड़ा सा वो सेटिंग में कुछ करते आता होगा, तो वो रिकॉर्डिंग में ना सर थोड़ा वो प्रॉब्लम है कि आवाज बराबर है। और प्लेलिस्ट ना सर जैसे ध्यान का, जैसे मैं देखती हूँ ना, तो ध्यान में अगर प्लेलिस्ट बहुत ध्यान की प्लेलिस्ट बनेगी अलग अलग तो बहुत अच्छा होगा सर। ठीक है, क्योंकि हाँ कि और सर पूरे जैसे अपने 40 ध्यान है, तो वो 40 के 40 ध्यान अगर वहाँ पे एक ही लिस्ट में आते हैं।
हाँ, तो वो बहुत अच्छा रहेगा सर, क्योंकि नहीं क्या, हाँ। मुझे कैसे होता है, अपना जो पहले 15 दिन के जो क्लास में थे ना, तो उसमें से फिर मुझे ढूँढना पड़ता है कि मुझे आज ये वाला ध्यान करना है, वो याद करके फिर अभी जो अपने 3 महीने का कोर्स जो है, उसमें से सर्च करना पड़ता है कि ये वाला ध्यान करना है समझ गया करके। समझ गया। लेकिन वो हाँ। प्लेलिस्ट से कि सभी को अच्छा रहेगा, बाकी लोग समझ पाएंगे अगर प्लेलिस्ट में हाँ अगर सर, हम कैटेगरीज प्लेलिस्ट करते में हैं। अगर ध्यान ध्यान का ही अगर अलग-अलग सेक्शन रहेंगे ना, हाँ हाँ ध्यान के ही जैसे हाँ। आपने बोले ना बुद्धानुस्मृति या फिर ये अपने 40 प्रकार के जो भी ध्यान है, हम्म, तो वो अगर लिस्ट में बनी रहेंगी तो बहुत अच्छा रहेगा सर हमें ढूँढने के लिए, प्लेलिस्ट में। और बहुत-बहुत थैंक यू सर, आपके वो चैनल से मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। हाँ। तो बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया। आपके सवाल भी लिख लिए हैं और जरूर मैं दीप हाँ। से बात करूंगा कि डिस्टरबेंस कम करने के लिए और प्लेलिस्ट बनाने के लिए अकॉर्डिंग सब्जेक्ट हाँ वाइज। सर, हाँ सर। थैंक यू सर। ओके थैंक यू। और हाँ बसंत हाँ जी, बताइए चैतन्य। अमरीश जी, हाँ बोलिए। हाँ जी सर, आपके कोर्स में जब से ज्वाइन हुए हैं तब से काफी बदलाव आया है मुझ में। और ध्यान में भी ध्यान लगता है, सुबह में उठ उठ जाते हैं समय से, ध्यान भी लग जाता है। और आपने जो निर्देश दिया है उस हिसाब से हम चलते हैं। और हमारा जो आगे का हमारा जो रथ है वो हम आगे बढ़ा रहे हैं। और बुद्ध के प्रति हमारी श्रद्धा भी बढ़ती रहती है। तो उसमें निश्चित कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन खास करके मेरा पर्सनल थोड़ा प्रॉब्लम ऐसा रहता है कि ये ध्यान करते हैं, सुबह में करते हैं, डेली करते हैं, फिर भी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि द्वेष आता है कभी, और क्रोध आ जाता है। हम्म। पूरा पूरा ध्यान नहीं लगता है, क्योंकि कुछ न कुछ ऐसा इंसिडेंट बनता है कि जो हम चाहते नहीं है, और ऐसा इंसिडेंट हो जाता है तो द्वेष आ जाता है। तो उसके लिए और मुझे क्या प्रयास करना चाहिए, ये आप जरा बताइए तो अच्छा थैंक रहेगा। यू। हाँ बताइए। तो आपको ध्यान में द्वेष आता है कि ध्यान के बाद में द्वेष आता है? नहीं, ध्यान के बाद, ध्यान में नहीं, ध्यान के बाद रूटीन में। ध्यान के बाद हम्म, रूटीन व्यवहारिक जीवन में। व्यवहारिक जीवन में जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे। एग्जाम्पल के तौर से मैं घर में कुछ करना चाहता हूँ और मेरे घर वाले कुछ अलग सा मुझे सुझाव देते हैं, तो हमारे बीच थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट रहता है कि मैं जो कहूँ वो बने तो अच्छा रहता है, तो नहीं बनता है तो थोड़ा द्वेष आ जाता है। हम्म। और बाहर परिवार के बाहर परिवार के बाहर नहीं आता है बहुत, क्योंकि परिवार के बाद तो मैं देखता ही नहीं हूँ जो दुनिया में क्या चलता है, और जो भी मुझे क्या करना है वही मैं देखता हूँ। न्यूज दुनिया देखते दुनिया हैं, के बारे हाँ। न्यूज सुनते हैं, पॉलिटिक्स का द्वेष नहीं आता है? नहीं नहीं नहीं, पॉलिटिक्स तो मैं सुनता नहीं हूँ, मुझे इंटरेस्ट भी नहीं है पॉलिटिक्स में। और न्यूज तो मैं सुनता नहीं हूँ, अखबार कभी कभी देखता हूँ। लेकिन बाहरी दुनिया में तो हमसे भगवान बुद्ध ने जो बताया है ना कि अगर हमें कंकड़ लगे ना तो हमें चप्पल पहन लेना चाहिए, क्योंकि खुले पग रहेंगे तो कंकड़ लगेगा। ये सारी दुनिया वैसे हम देखेंगे तो अ, हमें पूरी दुनिया को सुधार नहीं सकते। हमें अपने अपोजिपो को मीन्स अपने में सुधार लाना है, ये मैं बात समझ गया हूँ। इसलिए दूसरों के बारे में तो कुछ ऐसा द्वेष नहीं आता है, और मुझे ऐसा कोई ऐसा प्रॉब्लम भी नहीं है, क्योंकि अगर दूसरे के बारे में क्रोध इसलिए आता है कि उसके बराबर हम नहीं होते हैं, या तो हमारा कुछ रिक्वायरमेंट जो होती है हमारी वो हानि पूरी की हो। फुलफिल नहीं होती है। हाँ, 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 हाँ।
तो हमको क्रोध आता है। तो ऐसा तो कोई है, हम सुखी है बाबा साहब की कृपा से। मुझे कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, फैमिली का या आर्थिक प्रॉब्लम नहीं है। मेरे 2-3 बच्चे हैं, वो डॉक्टर है और वो भी वेल सेटल है, तो उसके बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कभी ये मेरा अपना बर्ताव है ना, उसमें चेंज लाना है। हाँ, तो मुझे लेकिन बताइए ये सप्ताह में कितने बार होता है? अक्सर होता है या फिर कभी कभी ऐसा आप फील? कभी कभी होता है, कभी कभी, डेली नहीं होता है। हफ्ते में एक आध बार हो जाता है ऐसा अनबना। तो मैं मेटा ध्यान कर लेता हूँ फिर बाद में, और समादेशना भी कर लेता हूँ। हाँ, ठीक है, अच्छा है। अमरशी भाई, आपका अनुभव काफी अच्छा है। और अभी हम थोड़ा देखते हैं कि व्यवहारिक जीवन में द्वेष आना और द्वेष पे कार्य करना दोनों भी हमारे लिए चैलेंज है। पहला तो हमें ये देखना पड़ेगा कि द्वेष व्यवहारिक जीवन में हमें क्यों आता है और कहाँ पे आता है। जैसे कि आपने बताया है कि आपके परिवार के लोगों के साथ जब बातचीत होती है और आपके विचारों से वो चीज नहीं होती है, ऐसा ही ना? हाँ, तो आपको फिर वो प्रकार का फीलिंग क्रिएट होता है, डिसलाइक, या आप इरिटेट हो जाते हैं, है ना? तो इरिटेट हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं आप में गुस्सा कह सकते हैं, या फिर आपका हो सकता है कि उस समय आपकी वाणी भी कठोर हो जाए, या आप नाराज भी हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये व्यवहारिक जीवन में हमने देखना चाहिए कि आध्यात्मिकता और व्यवहारिकता दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए पहलू है। अगर हम कह रहे हैं कि हम आध्यात्मिक उन्नत हो रहे हैं, हमारे पास में आध्यात्मिक मैत्री है, और व्यवहारिकता में अगर वो आपको चैलेंज दे रही है, ठीक है, आपको चैलेंज दे रही है, तो इसका मतलब ये है कि आप आध्यात्मिक जीवन के सही मार्ग पे हैं। आप इसका अफसोस मत करिए कि आपको द्वेष आ रहा है। द्वेष आना बुरा है, आपको समझ में आ रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। वो ध्यान है। हाँ, आपके व्यवहारिक जीवन में जो आप बदलाव चाहते हैं और वो नहीं हो रहा है, उसका आपको अफसोस हो रहा है, क्योंकि आपके पास में आध्यात्मिकता का अनुभव है, जिसे हम मैत्री भावना कहते हैं। आप मैत्री भावना करते हैं, आप मैत्री से आप रहना चाहते हैं, मैत्री का विकास कर रहे हैं आपके परिवार के लिए, सभी संसार के लोगों के लिए। और उसी समय जब हम किसी पे द्वेष करते हैं, इसका मतलब ये है कि अभी भी हमारी मैत्री जो है वो उस प्रकार से विकसित होने के उस स्तर पे आने का हमें और प्रयास करना है। और हमें गिल्टी नहीं होनी है, क्योंकि कभी कभी हम काफी नकारात्मक हो जाते हैं कि मैं इतना प्रयास कर रहा हूँ फिर भी मुझे द्वेष क्यों आता है। और कभी कभी हमारे घर के लोग भी कहते हैं कि तुम ध्यान करते हो और द्वेष करते हो। ऐसा भी होता है। तुम आध्यात्मिक जीवन जीते हो और इस प्रकार से बात करते हो। और उनके को ऐसा बोलते हैं कि आप बुद्ध को अनुसर रहे हो और ये द्वेष करते हो, ये अच्छा नहीं लगता है। तो मुझे और दुख होता है। उससे फिर हम और ज्यादा गिल्टी में चले जाते हैं। हाँ, तो ये हमारे लिए बनते कहते हैं कि ऐसा होना और ऐसा महसूस होना, इसका मतलब आप आध्यात्मिक जीवन में जीवित हो। आपका आध्यात्मिक जीवन जीवित है। अगर कोई कहता है कि मेरा आध्यात्मिक जीवन बहुत अच्छा है और कुछ भी नहीं हो रहा है, हाँ, तो समझ जाए कि उसका आध्यात्मिक जीवन क्या डेथ है। तो अगर आपके जीवन में थोड़ी उथल पुथल हो रही है, चैलेंजेस मिल रहे हैं, ठीक है, वो भले किसी धर्मचारी के तरफ से हो सकता है ना, या कोई आपका मित्र होगा, या आपके घर के लोग ही होंगे, है ना, या हमारा पास कुछ बैड एक्शन होगा, वो भी हमें चैलेंज देता है कि भाई तुमने इतना बुरा किया है और तुम बुद्ध होने जा रहे हो। किसको बुद्ध बनाते हो? तुम बुद्ध नहीं हो सकते हैं, है ना? तुम तो इतने बुरे हो, है ना, तुमने तो इतना कुछ बुरा किया है, अभी क्या अच्छा कर लोगे? तो ये जो मार जो है ना, ये मार जो है ना, एक अलग अलग रूप में हमारे सामने आता है। तो ये मार ही है, इसको हमें पहचानना है। और वहाँ पे हमें एक बात निश्चित करनी है कि जब आपको द्वेष आ रहा है तो उसको आने दीजिए और रिलीज होने दीजिए।
जाने दीजिए। ठीक है कि मुझे द्वेष आया क्योंकि कुछ चीजें मेरे मन जैसी नहीं हुई है, लेकिन दूसरा ऑप्शन भी वहां पे आप देखिए कि वो जो कह रहे हैं क्या वो भी ठीक हो सकता है क्या? क्योंकि मैत्री का मतलब क्या है? मैत्री का मतलब क्या है कि उसके साथ में बने रहना, भले वो कितना भी बुरा है ना। और आपके परिवार कोशिश तो करता हूँ। हाँ, तो बस कोशिश करता हूँ। परिवार के लोग तो हमारे ही है ना, हमारा परिवार है। लेट इट गो करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि नहीं यार, मैं बार बार कहता हूँ हाँ। मैं ही सही हूँ, फिर भी वो ये लोग नहीं मुझे नहीं, क्यों परेशान। अमरशी भाई, हम सही होते हैं, लेकिन आपका जो सत्यता जो है, अगर आपकी जबरदस्ती है तो सत्य नहीं हो सकता है। वो हमारे थिंकिंग में सही है, ठीक है, लेकिन हमें रियलाइजेशन नहीं है कि सही में सच क्या है, और हम मान बैठे कि मुझे सच पता चला है। क्योंकि हम थॉट से हम जान रहे हैं ना कि सच क्या है, और उसी से हमें लगता है कि नहीं यही सच हो सकता है, यही सच है। लेकिन हो सकता है कि सामने वाले इंसान का जो नेचर है ना, उसका जो नीड है वो आपसे अलग है। और सत्य क्या करता है कि उसकी नीड को स्पेस देता है। सत्य क्या करता है कि सामने वाले की जो नीड है, जरूरत है, अपनी भी बात रखने की या अपनी बात के हिसाब से भी काम करवाने की, वो उसकी जरूरत है। और जब दोनों की जरूरत जब पावर में बदल जाती है, तब वहां पे संघर्ष होता है। दोनों की जरूरत, लेकिन अगर उनकी जरूरत ज्यादा पावरफुल बन रही है और आपने ढीला छोड़ दिया है, तो वहां पे संघर्ष नहीं होगा। तो नहीं होता। तो संघर्ष होने का कारण क्या है? उनकी जरूरत को उन्होंने पकड़ के रखा हुआ है, क्योंकि उनको पता है कि ये सही है, और आपने भी आपकी जो समझदारी है उसको भी पकड़ के रखा है। तो अगर आप थोड़ा ढीला रखोगे तो आप भी उसके साथ में समझ जाओगे कि हाँ भाई 100% ठीक नहीं, लेकिन 50% तो ठीक है, चलो करो। तो उससे क्या होगा कि उनके साथ में एक बने रहने की, या उनके साथ आपका जो रिलेशन जो है वो जो बनेगा, वो आने वाले समय में जो आपका सच होगा ना, वही उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा नेक्स्ट टू नेक्स्ट इसमें। क्योंकि आप बार बार अगर ऐसा करते हो किसी के भी साथ में, इवन बच्चा भी अगर बार बार उसको डांटोगे, या कुत्ते को भी बार बार आप डांटोगे, तो कुत्ता भी आपके पास में नहीं आता है। समझ में आए ना? राइट। हाँ, अभी डांटने का आपका पता है कि कुत्ता है, डांटेंगे तो क्या आएगा? मेरे पास में आएगा, भूख लगी तो मेरे पास में आएगा। नहीं, वैसे डांटेंगे फिर भी वो तो हमको प्रेम करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो नेग्लेक्ट नहीं करते। नेग्लेक्ट नहीं करते। अमरशी जी, ये जो वो प्रेम जो है ना, वो प्रेशर से आया हुआ प्रेम रहेगा, याद रखिए। वो कंडीशनल प्रेम है, क्योंकि आप उनके पेरेंट्स हो, ठीक है। हाँ, लेकिन हम उस कंडीशनल प्रेम से ऊपर उठना है, जैसे हम अनकंडीशनल प्रेम कहते हैं या मैत्री कहते हैं। तो हो सकता है कि उनके पास में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उनके पास में अनुभव नहीं है, लेकिन आपके पास में वो अनुभव को आपको ढूंढना पड़ेगा कि हाँ मेरा अनुभव तो ऐसा है। तो मेरे अनुभव के तौर पे मुझे अपनी मैत्री को उसी जगह पे रखना है कि जहाँ पे मैं उनको भी स्पेस दे सकूं और अपने आप को भी स्पेस दे सकूं। अगर ऐसा स्पेस आप देते रहोगे तो आने वाले समय में आपकी जो भी एक द्वेष आने की जो प्रक्रिया जो है वो धीरे धीरे शांत हो जाएगी, और उस शांति के वजह से आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। और उसका बेनिफिट आपके घर वालों को भी मिलेगा कि भाई अभी शांत हो गए हैं, अभी अभी ऐसा नहीं करते। फिर वो सामने से बोलेंगे कि बताओ तुम क्या चाहते हो। तुम बोलते हैं वैसा ही करते हैं। राइट। तो ऐसा भी परिवर्तन आ सकता है, क्योंकि उनको पता है कि आपके पास में जो नॉलेज है या आपके पास में अनुभव जो है वो निश्चित ही एक आध्यात्मिक अनुभव है जो देख रहे हैं या समझ पा रहे हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि सांसारिक और आध्यात्मिकता में ये बहुत बड़ा द्वंद्व रहता है। हमारे लोग ही हमें चैलेंज करते हैं कि तुम मैत्री भावना कर रहे हो, फिर भी द्वेष कर रहे हो। तो उससे कभी कभी हम बहुत और नकारात्मकता में चले जाते हैं।
तो बराबर। हाँ, तो उसका हमें खास ध्यान रखना है और हमारी मैत्री को हो सके उतना इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करना है। वैसे न्यू जनरेशन और हमारा जनरेशन जो है ना, उसमें थोड़ा डिफरेंस की वजह से शायद ये होता है, ऐसा मुझे लगता है। हाँ, तो बस समझ में आ गया है, फिर क्या और चाहिए आपको। फिर न्यू जनरेशन जो बोलते हैं कि अजी पापा आपको ये आपको पता नहीं चलेगा, ये आपका काम नहीं है, ये आपको नहीं समझ में आएगा। हाँ, तो छोड़ देने का ना, सही है। सही। हाँ, जब तो आपको कार चलाना नहीं आती है तो क्यों बोले कि मुझे कार चलाना आता है। हाँ? नहीं, कार चलाना तो आती है, तो एरोप्लेन चलाना आता है क्या? एरोप्लेन चलाना नहीं आता। फास्ट बाइक चलाना आता है? बाइक चलाना आता नहीं है, आता है, बच्चे को आता है फास्ट बाइक चलाना। बराबर है, फास्ट नहीं चला सकते हैं। हाँ, तो बस इतने ओके। जो उनके पास में नॉलेज है वो कहने के हमारे पास कम है। हाँ, वो तो सही है। लेकिन नॉलेज का मतलब ये नहीं है कि सांसारिक नॉलेज, बट हमारे पास में आध्यात्मिक नॉलेज है कि जो बुद्ध से हम ले रहे हैं। तो हमारी अंडरस्टैंडिंग और उसकी अंडरस्टैंडिंग के साथ में हमें कोप होना है, आमने सामने लाना है और जुड़ के रहना है, ताकि उनको भी लाभ मिले और हमें भी लाभ मिले। नहीं, कोशिश तो रहती है, लेकिन मुझे अंदर से थोड़ा मेरा कॉन्शियस ऐसा बाइट होता है कि मैं जो कर रहा हूँ ये मैं सकता हूँ, फिर भी मुझे ये लोग क्यों ऐसा करते हैं नहीं, मेरे साथ। ऐसा नहीं है, वो आपका अटैचमेंट है, आपका एक पावर मोड है अमृत जी। एक पॉजिटिव पावर मोड है कि मैं आध्यात्मिक भी हूँ, मैं पिता भी हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ, ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है, वो पॉजिटिव पावर मोड है, निगेटिव नहीं। थैंक यू। ओके, आपका बहुत बहुत पुण्य होना था। ठीक है। और मनीष सर, मेरा एक प्रश्न है। प्लीज। मैं ये जानना चाहता था कि हम जब मैत्री भाव करते हैं और अपने दोस्त या अपने भाई के लिए हम मैत्री भाव रखते हैं, हम कहते हैं ये सुखी रहें, इनका ये प्रसन्न है, निरोगी रहें, इनका कल्याण हो, इनका आध्यात्मिक विकास, ऐसा हम बोलते हैं, उसके लिए ऐसी मैत्री करते हैं अपने भाई के लिए या अपने किसी रिश्तेदार के लिए, अपने दोस्त के लिए। तो ये सब ध्यान में करने से क्या सिर्फ हमारा ही मानसिक विकास होता है, आध्यात्मिक विकास होता है, या जिसके लिए हम मैत्री कर रहे हैं उसके जीवन पे भी कोई फर्क पड़ता है, उनका भी कुछ होता है? अच्छा प्रश्न है जी, बताएं। आपका अनुभव क्या कहता है, जो आपने अभी तक कुछ मैत्री भावना की है, आपको क्या लगता है? मैं मैत्री भाव करता हूँ, मैं अपने दोस्तों के लिए इस तरह की बातें करता हूँ, सभी के लिए, संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए करता हूँ, तो मुझे तो लगता है कि मैं ठीक करता हूँ। लेकिन एक्चुअल में जानना चाहता हूँ, ऐसा करने से क्या मैं ऐसा मानता हूँ ये प्रकृति का नियम भी है कि निश्चित ही जब मेरा विकास होगा और मेरी सराउंडिंग्स होंगी तो उनका भी विकास होगा, ऐसा मैं समझता हूँ। सही है, आपकी समझ से मैं एकदम सहमत हूँ। और इसके पीछे बुद्ध का भी तत्व ज्ञान है, जिसे हम मन का विज्ञान कहते हैं। और आज का जो विज्ञान भी जो कहता है, जो खोज हुई है कि विज्ञान में, कि आप जो ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करते हैं, ठीक है, इसकी भी असर पूरी ब्रह्मांड में होती है। अभी ये सुनते हुए या इसका अनुभव करते हुए हमें भी अचंभा लग सकता है कि क्या सही में जो मैं ब्रीथ इन ब्रीथ आउट कर रहा हूँ, इसकी असर पूरे ब्रह्मांड में हो रही है। क्योंकि हमारा पूरा जीवन जो है, भौतिक जीवन हो या हमारा मनुष्य का या प्राणी मात्रा का जीवन है, बुद्ध ने जो देखा है वास्तविकता कि हम सभी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। और उसका और एक एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि सही में इसकी असर आखिरी तक होती है क्या। अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम तालाब में एक किनारे पे बैठ के एक पत्थर डालते हैं, तो उस पत्थर से जो निकलने वाली तरंगे जो है, अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा, आपके किसी ऐसी जगह पे नदी में हो या
तालाब में हो, तो उसकी जो तरंगे जो वहां से निर्माण होती है, तो वो तरंगे उसके आखिरी किनारे तक पहुंचती है। लेकिन सभी तरंगे हमें उतनी सूक्ष्मता होने के कारण दिखाई नहीं देती है, पास के तरंगे दिखाई देती है। लेकिन अगर उसका पूरा कनेक्शन देखा जाए या उसकी जो असर देखी जाए, तो किनारे का जो आखिरी छोर होता है वहां तक उसकी असर जाती है। तो भौतिक जीवन में भी हमें ऐसे उदाहरण या ऐसी वास्तविकता जो वैज्ञानिक लोगों ने भी खोज निकाली है। जब हम बुद्ध की बात करते हैं, तो बुद्ध ने इसी ही विज्ञान को मन के आधार पर देखा है। और बुद्ध कहते हैं कि जो हमारे कर्म है, और कर्म ही हमारा जीवन है या मनुष्य है। मनुष्य क्या है? कर्म के अधीन है। जब हम मनुष्य की परिभाषा करते हैं कि मनुष्य कौन, किस मनुष्य की हम बात करें कि जो मेरा मित्र है या परिवार के लोग हैं या समाज के लोग हैं, तो ऐसे लोग जो कर्म करते हैं, ऐसे लोग जिसके पास में मन है। और जब मन है और कर्म करते हैं, तो मन और कर्म जो है वो उसका व्यक्तिगत होने के साथ साथ में वो अन्य परिस्थिति के साथ में भी वो जुड़ा हुआ है। वो स्वतंत्र नहीं है। स्वतंत्र नहीं है, इसका अर्थ बुद्ध बताते हैं कि वो प्रतित्व से उत्पन्न है, एक दूसरे के साथ में जुड़ा हुआ है, रिलेटिव है, सापेक्ष है। मेरा कहना और आपका सुनना ये सापेक्ष है। सापेक्ष का मतलब क्या है कि एक प्रक्रिया वहां पे घटित हो रही है कि किसी कारण और कंडीशन से ये संभव हो रहा है कि मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं। अगर वो कंडीशन नहीं होती तो शायद मेरी बात आप सुन नहीं पाते। तो मेरा कहना और आपका सुनना, आज के अगर टेक्नोलॉजी में देखते हैं, तो आप मेरे पास से मुझे लगता है कि 15 से 20 किलोमीटर दूर है या 10 किलोमीटर दूर है। कल्पना करिए, या बाकी जो नागपुर में है या और जगह पे है, काफी दूर दूर हम लोग हैं, लेकिन फिर भी हम एक दूसरे को देख रहे हैं, सुन रहे हैं और फील कर रहे हैं। ये क्यों संभव हुआ है? क्योंकि मनुष्य ने जो विज्ञान को निर्माण किया है, टेक्नोलॉजी को निर्माण किया है, उसी के कारण जो वेव्स जो है, उस वेव्स को अलग अलग तरीके से उसको इंटरप्रेट करते हुए शब्दों में या चित्रों में या विजन्स में उसको कल्टीवेट किया जाता है। तो ये मनुष्य का ही विकास है, मनुष्य का ही ये सर्जन है, जिसके वजह से आज हम इतने दूर बैठे बैठे हुए भी एक दूसरे को देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो ये सब चीजें बुद्ध ने अपने मन की उस अवस्था में ही देख ली थी, जो आज हमें इस परिस्थिति में हम देखते हैं, इंटरनेट टेक्नोलॉजी जो भी है। क्योंकि मन की जो संभावना जो है, जो आज हमें साइंस और टेक्नोलॉजी में हमें उसकी संभावना और बढ़ते हुए दिखाई देती है, लेकिन मन की जो सूक्ष्मता जो है, कि जो आपकी फीलिंग है, आपके थॉट्स है और आपकी एक्शन है, वो आपके लिए भी कैसी उपयोगी हो सकती है, जिसे हम कह सकते हैं कि लाभदायक हो सकती है और हानिकारक भी हो सकती है। अगर आपका थॉट्स गलत है, अकुशल है, बुरा है, द्वेष युक्त है, लोभ युक्त है, उस थॉट से अगर आप कुछ सोचते हैं, आप बोलते हैं, तो समझ जाइए कि उसकी हानि हमें होनी ही वाली है। भले हमें बुरा करने से, बुरा बोलने से हमें कोई पुलिस वाला उठा के नहीं ले जाता है, लेकिन फिर भी आपका जो चित्त है, आपका जो मन जो है, वो आपको गिल्टी में है, भय में है, चिंता में है, या अलग अलग बीमारियों में हमें लेके चला जाता है। उसको किसी की पनिशमेंट देने की जरूरत नहीं है। और बुद्ध ने उस सूक्ष्मता को देखा है। अगर बुरा असर हमारे शरीर पे होता है, उदाहरण के तौर पे, और होता ही है, अगर उस बुरे मन से अगर आप किसी से बात करते हैं, आप में द्वेष है और द्वेष से आप अपने मित्र से बात कर रहे हैं या किसी पड़ोसी से बात कर रहे हैं, तो क्या होगा? झगड़ा ही होगा ना। बिल्कुल। हाँ, तो बस झगड़ा होगा, खून खराबा होगा, और हो सकता है कि वो झगड़ा बड़े ग्रुप में बन सकता है, जाति का बन सकता है, धर्म का बन सकता है, ये इवन देश का भी बन सकता है। अगर कोई राजा है
और राजा अगर इस प्रकार से द्वेषपूर्ण कोई डिसीजन ले रहा है तो वो बड़ा महायुद्ध भी हो सकता है। और वही युद्ध हमें पूरे संसार में शुरुआत से लेकर अभी तक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उसके पीछे अगर हम सूक्ष्मता देखते हैं तो उस मन की जो अवस्था जो है, जिस अवस्था को बुद्ध ने बहुत ही सूक्ष्मता से देखा, और इसलिए बुद्ध कहते हैं कि अगर बुरा करने से हमारे खुद की हानि होती है और हमारे पड़ोसी मित्र और सभी लोगों की हानि होती है, तो वही दूसरा स्वभाव जो हमारे मन में है, जिसे हम मैत्री भाव कहते हैं, जो कुशल विचार कहते हैं या शुद्ध विचार कहते हैं, जिसमें द्वेष नहीं है, जिसमें संतुष्टि है, जिसमें प्रज्ञा है, जिसमें करुणा है, जिसमें शील है, जिसमें ध्यान है, तो ये भी हमारे उसी मन की शुद्ध अवस्था है। अगर उस अवस्था का अगर हम आचरण अपने काया वाचा मन से करते हैं तो उसका लाभ स्वयं को भी होना है कि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपका मन अच्छा रहेगा, आपका जीवन अच्छा रहेगा स्वयं में। और उसी शरीर और मन से जब आप औरों से बात करोगे, फिर आपका मित्र हो या कोई पड़ोसी हो या किसी भी व्यक्ति के साथ, तो आपकी मैत्री ऑटोमेटिकली उसके साथ में बढ़ती जाएगी। और जो लाभ आपको मिला है वही लाभ आप औरों को भी देने के लिए हमेशा तत्पर रहो, क्योंकि आपको पता है कि इस इंसान को भी यही चाहिए कि जो मुझे चाहिए। मैं भी सुख चाहता हूँ, दुख नहीं चाहता हूँ, और हर एक इंसान सुख ही चाहता है, दुख कोई नहीं चाहता है। भले वो बच्चा हो, भले वो अनपढ़ हो या किसी भी जाति का हो, कोई भी दुख नहीं चाहता है, क्योंकि वो मन का स्वभाव है कि वो दुख नहीं चाहता है और सुख चाहता है। और जो दुख नहीं चाहता है और उसका कारण हमें पता चले कि दुख का कारण ही हमारा कर्म है, हमारा मन है, हमारे बुरे विचार है, बुरी भावनाएं है, तो वो इंसान बुरा क्यों करेगा, या उस बुराई से हम उस व्यक्ति को या अपने आप को हम बचा सकते हैं। क्योंकि मन ही है कि जो हमें सुखी करता है, मन ही है कि वो हमारा मित्र बन सकता है, मन ही है वो हमारा शत्रु बन सकता है। और इसलिए बुद्ध एक जगह पे कहते हैं कि जितनी हानि कोई आपका दुश्मन नहीं करता है, उससे कहीं गुना हानि हमारा अकुशल मन करता है। और इसलिए मैत्री भावना की हमें जरूरत है। दूसरी जगह पे बुद्ध कहते हैं जितना लाभ आपका मित्र नहीं करता है, उससे कहीं गुना लाभ आपका कुशल मन करता है। तो कुशल मन ही मैत्री भावना है। और इसलिए जो आपका प्रश्न जो है कि क्या मैत्री करने से हमें जो लाभ होता है औरों को भी लाभ होता है, क्या होगा क्या? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होता है। इसके अनुभव आप हर समय में ले सकते हैं। आप मन से भी ले सकते हैं, जब आप मन में मैत्री होती है तब भी आप अनुभव ले सकते हैं। जब आप किसी से बात करते हैं, फोन से हो या प्रत्यक्ष रूप में आपके बॉस से हो, आपके पत्नी से हो, बच्चों से हो या किसी से भी हो, वहाँ पे भी मैत्री का आप अनुभव ले सकते हैं। आप शरीर से भी मैत्री का अनुभव ले सकते हैं। तो हर जगह पे मैत्री का, जहाँ जहाँ भी आपका शरीर जाएगा, क्योंकि शरीर हर जगह पे नहीं जाता है, मन हर जगह पे जा सकता है। मन का जो स्तर जो है विश्वव्यापी है, और विश्वव्यापी मन के स्तर को मैत्री भावना से अनुभव करना, और उसी ही मैत्री भावना से हमारे आसपास में मैत्रीपूर्ण रहना। आपकी वाचा मैत्रीपूर्ण रहेगी, वो तभी संभव है कि जब आपके मन में मैत्री होगी। अगर मन में ही विचार द्वेष का है, तो आप शरीर से कभी भी किसी के साथ वाणी से आप मैत्री नहीं कर सकते हैं। तो मैत्री करना एक अपने आप में बुद्ध कहते हैं कि सर्वोत्तम है। और बुद्ध जब सिद्धार्थ थे और वो जब ध्यान के बारे में जानते थे, आनापानसति और मैत्री भावना, तो अपने मित्रों को वो कहते थे कि चलो हम मैत्री भावना करते हैं। और मैत्री भावना के बारे में सिद्धार्थ बचपन से ही जानते थे। जिस प्रकार से आनापानसति के बारे में वो जानते थे, वैसे ही मैत्री भावना करने का जो उनका उद्देश्य था कि मैत्री भावना करने से किस प्रकार से हमें लाभ हो सकते हैं, और मैत्री भावना करने के लिए वो अपने मित्रों को भी
प्रेरित करते थे कि हमने मैत्रीपूर्ण रहना चाहिए, मैत्री का विकास करना चाहिए, प्राणियों से, मनुष्य से, सभी दिशाओं से। और उसी का अनुभव हमें ब्रह्म विहार में जो मैत्री ब्रह्म विहार है, वहाँ पे भी बुद्ध का अस्तित्व ही उस ब्रह्म विहार में होता है। बुद्ध कहाँ रहते हैं? 4 ब्रह्म विहार में रहते हैं, मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा। और इसी ब्रह्म विहार से ही हम बुद्ध धर्म में जो विहार कहते हैं, बुद्ध विहार, वो इसी शब्द से आया है। विहार मतलब जहाँ पे बुद्ध का मैत्री का आचरण होता है, उसी को विहार कहते हैं। अगर वहाँ पे मैत्री का आचरण नहीं है तो वो विहार सच्चे अर्थ में विहार नहीं है। तो मुझे लगता है कि इतना पर्याप्त है। मेहरचंद जी, जो आपका सवाल जो था। ठीक, थैंक यू सर। सर अपन जो ये मैत्री भावना करते हैं तो जिनको मैत्री देते हैं तो क्या अपने वेव्स उनके पास होते हैं क्या? हाँ, ये भी अच्छा प्रश्न है। हाँ, अभी वेव्स क्या है वो हमें देखना पड़ेगा, विचार क्या है वो भी थोड़ा समझना पड़ेगा। और इन बातों को समझने के लिए थोड़ा हमें आज का साइंस है या बुद्ध की कुछ लिखी हुई बातें हैं बौद्ध धर्म में, उसको भी हमने थोड़ा अभ्यास करना पड़ेगा ताकि हमें उसकी एक प्रॉपर समझदारी हो सके। क्योंकि फिजिकल साइंस में जो हम भौतिक शास्त्र कहते हैं, तो पूरा जो एलिमेंट जो है, भौतिक वस्तुएं जो है, वो सभी पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल से बनी हुई है। और वो पार्टिकल भी अपने आप में तरंग में है, जिसे आजकल आप जो कोई पढ़ने वाले हैं तो जिसको क्वांटम थ्योरी कहते हैं, कि एक क्षण में जो पदार्थ जो है हजारों गुना बदलता है एक ही क्षण के अंदर। तो भौतिक साइंस जिस प्रकार से सूक्ष्मता से पदार्थों को बता रहा है कि पदार्थ जो है अंतिमता वो एनर्जी है, और जो कुछ भी एनर्जी है उसमें पदार्थ का भी अंश होता है। तो जो भी चीजें हमारे आसपास में घटित हो रही है, जैसे कि आप मुझे सुन रहे हैं, तो ये भी एक प्रकार का वेव्स है। आपका इंटरनेट का कनेक्शन वो भी प्रकार का वेव्स है। पहले शुरुआत में रेडियो आते थे, आप लोगों ने सुना होगा, जब आप उसको बैंड को मैच करते थे, अगर बैंड मैच नहीं होता था तो आवाज सही नहीं आती थी। तो वो जो वेव्स जो आती थी रेडियोज में, वो बैंड अगर आप लगाते थे तो वो प्रॉपर आवाज सुनने में आती थी। तो शुरुआत का रिसर्च है, शुरुआत का संशोधन है कि जो वेव्स का सबसे पहले दूर से सुनने वाली या दूर से घटित होने वाली घटनाओं को सुनना, जो बहुत दूर घटित हो रही है वो आपके जगह पे सुनने के लिए मिलना, उसमें सबसे बड़ा रोल जो है तरंगों का है। आपकी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो भी तरंगों से ही आपके हमारे घर में आती है। आपका मोबाइल भी तरंगों से चलता है। ऐसी कौन सी चीज है कि जहाँ पे आपको तरंग दिखाई नहीं देते हैं? हाँ, आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन उसमें जो मैकेनिज्म जो है, उसमें जो प्रोसेस जो है वो तरंगों की होती है। आप देखिए कि मोबाइल आपका शुरू है, लेकिन उसमें अगर वो वेव्स नहीं है तो आप सुन नहीं सकोगे। इंटरनेट के अगर वेव्स नहीं है तो आप सुन नहीं सकोगे। तो वेव्स फिजिकली हमें काफी अच्छी तरह से पता है, जो हमें आजकल टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कभी कभी हमें यही पता नहीं चलता है कि ये इसी वेव्स के कारण हो रहा है। क्योंकि हम चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, उसके बारे में हमें पूरा उसके पीछे का साइंस पता नहीं होता है। और आजकल जो और इसके ऊपर रिसर्च हो रहे हैं कि बहुत सारे वेव्स जो है, जो अल्ट्रासाउंड के वेव्स है, या मोबाइल से निकलने वाले वेव्स है, और आजकल टावर से निकलने वाले वेव्स है, 4G 5G आने वाले हैं। तो उससे जो हमें फैसिलिटी जो मिलने वाली है, इंटरनेट कनेक्शन मिलने वाला है, लेकिन साथ साथ में हमें बहुत लॉस भी होने वाला है, क्योंकि उसके ऐसे सारे वेव्स हैं कि जो हमारे शरीर पे
बहुत गलत असर डालने वाली। तो वेव्स का पैटर्न जो है ये हमारे टेक्नोलॉजी में डेवलप हो चुका है और हर जगह पे वेव्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन उसके हमें सतर्कता भी रखनी है चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए। जो भी चीज़ें हमारे आसपास में हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। हम जब बुद्धिज्म में देखते हैं वेव्स, तो बुद्धिज्म में वेव्स जो है वो है मन के तरंग या मन के धर्म। मन में उत्पन्न होने वाली घटनाएं जो है उसको हम तरंग कह सकते हैं। जो उत्पन्न होना और लय होना, ये जो बुद्ध ने बताया है वो तरंग का एक तत्व है। और बुद्ध की जो खोज जो है और उसके बाद हमारे बौद्ध आचार्यों ने जो उसको फिर अच्छी तरह से उसको समझ के बताया है। कैसा कहते कि हमारा जो मन जो है और जो भौतिक पदार्थ का जो परिवर्तन जो है, वो हमारा मन भौतिक पदार्थ से 16 गुना ज्यादा बदलता है। इतनी फास्ट वेव्स है, इतनी फास्ट वेव्स आपकी थॉट्स की होती है कि आप चाहो आपके मैत्री से किसी को बदल सकते हैं, लेकिन वो थॉट्स में वो पावर होना चाहिए, शब्द नहीं। अभी हम प्रयास कर रहे हैं कि उस शब्द को पावर में परिवर्तित करें। जैसे जैसे आपका परिवर्तन हो रहा है, उस थॉट्स के साथ में हमारी इमोशंस भी आ रही है, एक्शंस भी आ रही है, हमारा मन भी प्योर हो रहा है, शुद्ध हो रहा है। जैसे जैसे मन की शुद्धिकरण बढ़ते जाएगी, वैसे वैसे जो वेव्स जो है, बुद्ध के वेव्स बैठे बैठे 2600 वर्ष पूर्व भी उनके वेव्स आज भी घूम रहे हैं। तो बुद्ध के ही वेव्स है कि जो हम बैठे हुए हैं, बुद्ध के ही तरंग है जो शब्दों में हम ढूंढ रहे हैं कि बुद्ध ने क्या कहा था और कैसे मैं मैत्री करूं और मैं कैसे उसका लाभ लूं। तो मैत्री के तरंग जो है हर एक इंसान को प्रभावित कर सकते हैं। और ऐसा कहते हैं और ऐसा हमें भी अनुभव है कि जो आप संसार को देते हैं वही आपको वापस मिलता है। अगर आपने किसी को मैत्री दी, हो सकता है कि वापस आते समय कोई द्वेष भी करेगा क्योंकि आपके मैत्री में वो उतनी शक्ति नहीं होगी, उतना प्रज्ञा नहीं होगी। लेकिन जैसे जैसे हम प्रज्ञा से मैत्री करते हैं, अनकंडीशनल प्रेम करते हैं, सच्ची मैत्री करते हैं, तो जितनी आप मैत्री करोगे उतनी अनेक प्रमाण में हमें वापस मिलती है। इसके अनुभव हम अक्सर लेते हैं अगर हम उस मैत्री भावना का अपने जीवन में अनुभव देखते हैं और समझते हैं कि हाँ कुछ तो है जो मैत्री से मुझे लाभ मिल रहा है। तो निश्चित ही है कि इसके तरंग की जो असर जो है पूरे विश्व में फैलती है। और आप देखिए कि विश्व के अंदर जो कुछ भी अच्छा है या ये विश्व बचा हुआ है, ये मैत्री के तरंगों के वजह से ही बचा हुआ। भले संसार में हमें हिंसा दिखाई देती है, बुराई दिखाई देती है, लेकिन बुद्ध कहते हैं कि जो अकुशल जो होता है वो धीरे धीरे कम होता है, उसका प्रमाण बढ़ता नहीं है, लेकिन हमें दिखता है कि बढ़ रहा है। लेकिन कुशलता का प्रमाण हमेशा बढ़ते जाता है। जैसे कि आपको सुख की तरफ ले जाता है कुशल कर्म का, लेकिन जब आप बुरे कर्म करते हैं तो उसका सुख हमें आगे लेके नहीं जाता है, वो पीछे लेके जाता है, नरक में ले जाता है, दुख में ले जाता है और दुख में ले जाता है और दुख में ले जाता है। बुरे कर्म कभी भी आगे नहीं बढ़ते हैं। और संसार में जो कुछ भी आज हम जीवित है या संसार सुरक्षित है, उसके पीछे मैत्री भावना है। लोग एक दूसरे से सच्चा प्यार कर रहे हैं या कुशल चित्त से एक दूसरे से लोग अच्छी भावना एक दूसरे को भेज रहे हैं, एक दूसरे के प्रति सहानुभूति है, एक दूसरे के प्रति करुणा मैत्री है, इसीलिए हम जीवित हैं। अन्यथा हमारा जीवन कब का नष्ट हो जाता अगर हमें मैत्री नहीं होती, मैत्री के तरंग नहीं होते, अगर मैत्री भावना नहीं होती। और इसलिए हमने मैत्री का
विकास करना चाहिए, मैत्री का अनुभव करना चाहिए। और ये अनुभव हमारे जीवन का एक नैसर्गिक अनुभव है और नैसर्गिक हमारा धर्म है कि हम मैत्री से रहें, मैत्री करें और मैत्री को विकसित करें। मुझे लगता है कि इतना पर्याप्त है। जैसे है सर, थैंक यू सर। सर, हाँ दयाचंद जी बोलिए। जय भीम नमो बुद्धाय सबके लिए। हाँ जय भीम जय भीम। सर मैं थोड़ा सा ये मेहरचंद सर ने जो अभी सवाल पूछा था उसके बारे में मैं अपना अनुभव शेयर करना चाह रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। सर ने पूछा था कि हम अगर किसी के लिए मैत्री भावना कर रहे हैं तो उसका असर दूसरे पे पड़ता है कि नहीं पड़ता, यही था ना सर आपका सवाल? हाँ हाँ मेहरचंद जी फिर सुन पा रहे हैं? जी 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 सर। अब तो सर मैं बता रहा हूँ, मैंने अपने इसमें महसूस भी किया है और मैत्री भावना का असर जिसके लिए मैंने किए उसको भी मैंने होते हुए देखा है अपने इसमें। तो मैं आपको दो अभी मई और जून में रेयरी बारिश होती है, बहुत कम होती है। तो अभी क्या था कि मैं एक दिन अभी रास्ते से निकल रहा था, तो ग्रेटर नोएडा में जो पगडंडी के किनारे जो वृक्ष लगे हुए हैं उन वृक्षों में पानी नहीं दिया जाता, वो नेचुरल जो पानी मिलता है इसी से वो फलते फूलते हैं। मैंने उस दिन निकला तो मेरे मन में मैत्री भाव आया, क्योंकि मैत्री भावना करते हैं पेड़ों के लिए, कि वो बहुत सूख रहे थे, उनकी पत्तियां मतलब झुलस रही थी पानी की वजह से। मैंने मैत्री की कि भगवान बुद्ध के ऐसा हो कि इन्हें पानी की जरूरत है, अब और ऊपर देने वाला भी नहीं है, पेड़ भी बहुत सारे हैं, आम आदमी भी नहीं दे सकता इतने उसमें। मैंने ये मैत्री भावना करीब ऐसी करीब सुबह के टाइम की थी, 10-11 बजे के आसपास। तो मेरी मैत्री भावना निस्वार्थ थी, मन बिल्कुल पवित्र भावना से थी। तो 2:30 से 3 बजे के दिन, जबकि उस टाइम में बारिश नहीं होती है सर, उस दिन बारिश हुई काफी। अब ये तो नेचुरल था या ना था, बट मेरे मन में जो मैत्री भावना उस वनस्पति के लिए निकली, पेड़ पौधों की, वो मैंने महसूस किया कि हाँ, अगर हम किसी के लिए निस्वार्थ बात करें, अगर मेरा मन पवित्र है तो ऐसा संभव है। इसके साथ ही एक मेरा भाई लगता है, मतलब कुछ टाइम में वो कुछ गलत प्रवृत्तियों में पड़ गया था, मेरे से छोटा था। तो उसके बाद भी उसके लिए भी मैंने वो अपनी, जबकि वो पेशे से वो भी डॉक्टर है, तो मैंने उसके लिए भी कुछ टाइम मैत्री भावना की कि इसकी जो गलत प्रवृत्ति है या अपना ये व्यवहार की छोड़ के जो इसका कार्य है उस पर दोबारा लौटे। उन चीजों में समय लगता है, लगभग मैंने महीने उसके बारे में जब कभी भी ध्यान लगाया मैत्री भावना का, उसके लिए मैंने बोला, और आज वो फिर दोबारा से अपना वो स्टैंड करके अपना क्लिनिक खोल के फिर दोबारा से कर रहा। मतलब मेरा एक्सपीरियंस है ये अपना इन दो चीजों के लिए। तो मेरे को लगता है कि जो आपने सवाल पूछा है तो ये सर ने बताया है, वो भी है, वैज्ञानिक सिद्ध भी है। तो अगर हम किसी के लिए मैत्री भावना कर रहे हैं तो जरूर पूछती है उसके, बट हमारा मन भी बिल्कुल निःस्वार्थ रहना चाहिए, निस्वार्थ रहना चाहिए भावना से। ये नहीं लगना चाहिए कि हाँ हम मतलब उसको हमें बेनिफिट मिले। तो ये मेरा अनुभव है, तो बात चली तो इसलिए मैंने शेयर किया है। बिल्कुल सही है, ठीक, एकदम एग्री दयाचंद जी, आपके अनुभव एकदम उसी के साथ जुड़े हुए हैं और ये संभव है। भले हमें इसमें कुछ बातें लगती है कि ऐसा संभव है, लेकिन इसलिए संभव है क्योंकि हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, हम प्रकृति के साथ जुड़े हुए हैं, हम मनुष्यों के, अपने लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। और जब हम अपनी शुद्ध भावना से या उसके कल्याण के लिए जब हम भाव करते हैं तो निश्चित ही है कि उसकी जो तरंगे है, उसका जो एक अनुभव है, उसके चित्त को प्रभावित करता है। अगर नहीं करता तो फिर मैत्री भावना ध्यान करने का कोई मतलब नहीं है। आप निगेटिव अर्थ में देखिए, जब आपको द्वेष आता है, द्वेष करते हो तो क्या होता है, एक तो आपका मन दुखी हो जाता है, और भले सामने वाला इंसान अगर दुखी नहीं होता है फिर भी आप उसको उस दुख में देख लेते हो
कि भाई उसका भी बुरा हो। ठीक है ना। जब आप द्वेष करते हो तो दो बातें होती है, तो एक तो आपके लिए भी द्वेष हो जाता है और उसी ही मन से आप उसका भी ही द्वेष में उसका चित्र देख लेते हो कि उसका भी बुरा हो जाए, और वो उस इंसान का बुरा तो हो ही जाता है या नहीं भी होगा, लेकिन हमारा तो बुरा निश्चित हो जाता है। तो इतना भी अगर हम प्रैक्टिकल देखें कि सही में इसका असर कहाँ पे कैसे होता है, तो लॉजिकली भी ये प्रूव है, हमारे भावनिक तौर पे भी ये प्रूव है, और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि प्रैक्टिकल पे हमें इसको उतारना है। अगर आपका कोई मित्र है या कोई शत्रु है, तो हमने उसको पर्सनली भी फिजिकली जाकर भी उससे हमने संवाद करना चाहिए। ये सिर्फ मानसिक कसरत नहीं है या मानसिक प्रयास नहीं है, बल्कि उसी मानसिक भावना के साथ में, मैत्री भावना के साथ में हमें फिजिकली भी उनके साथ में जो अनबनाव है या मैत्री है उसको हमें अभिव्यक्त करना चाहिए, ताकि हमारी मैत्री और सुदृढ़ हो सके और मैत्री का हमें आनंद हम ले सके अपने लिए और हमारे लोगों के सभी कल्याण के लिए। तो बहुत बहुत साधुवाद, समय हो गया है, और जो भी प्रश्न है तो कल भी हम, आप लोगों के कुछ प्रश्न है तो कल प्रश्न से शुरुआत करेंगे, और जो विषय कल हम देखने वाले हैं उस विषय के बारे में भी मैं आपके साथ में बातचीत करूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच आज के सेशन के लिए। बहुत ही अच्छी तरह से आप लोगों ने प्रश्न पूछे हैं। कुछ लोगों के